नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस NISM 5A सीरीज म्यूचुअल फंड एग्जाम के मॉक टेस्ट में सेट 2 राइट। सो अगर आपने सेट 1 का वीडियो देखा है और उसके बाद सेट 2 का वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गया होगा क्योंकि उस सेट 1 में 25 मॉक टेस्ट क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन थे और सेट 2 में और 25 है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मैं सेट 2 भी बना के दिखाऊंगा राइट। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हर क्वेश्चन के साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन भी शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 12 चैप्टर्स को मिला के बनाया गया है और सबसे बड़ी बात कि ये लेटेस्ट सिलेबस को देख करके बनाया गया है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव देखिए बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी इस एग्जाम्स को दे रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, बैंकिंग का स्टूडेंट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एग्जाम दे रहा है या कोई भी हो राइट। सो उस उद्देश्य से बनाता हूं मैं इस वीडियो को ताकि लोग इसको देखें, समझें और एग्जाम को एक बार में पास कर लें राइट। सो मैं हूं रजनीश पांडे और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में लास्ट 20+ ईयर से मैं काम कर रहा हूं और इस एक्सपीरियंस होने के साथ साथ मेरा एक मिशन भी है कि बैंकिंग, फाइनेंस या NISM रिलेटेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्जाम होता है उसको आप एक बार में ही पास कर जाएं राइट। सो चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखिए आपके स्क्रीन पे 25 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन और आंसर का एक स्लाइड दिख रहा है, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा, ये हर क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं राइट, कि 10 सेकेंड थोड़ा सोचिए, है ना। 10 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, कि आंसर्स के लिए वेट मत करिए। ये सोचिए कि आप खुद से अपने आप का प्रिपरेशन किए हैं और ये प्रैक्टिस हो रहा है आपका। सो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि बिलीव कीजिए, इस तरह का अगर प्रैक्टिस करने से आपका अगर स्कोर बढ़ता है राइट, तो आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करिएगा। और इसी तरह के वीडियो को अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, NISM रिलेटेड या करियर ग्रोथ के वीडियोस को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे, लास्ट तक बने रहिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे राइट। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हर एक क्वेश्चन पे आप अपने आप से 2 मार्क्स लेके चलिए राइट। सो 2 into 25 = 50 मार्क्स का ये आपको सोचिए एक टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एज पर सेबी रूल जनवरी 2025 के अनुसार AMC मस्ट मैंडेटरी डिस्क्लोज द डैश एज अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सेबी के अनुसार 2025 के रूल के हिसाब से AMC जो होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को मैंडेटरीली क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है रिस्क के एडजस्टमेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। सापेक्ष रेशियो, ट्रेनर, इंफॉर्मेशन रेशियो या ट्रैकिंग एरर। चलिए सोच के बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द करेक्ट आंसर इज C। अब जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये आंसर कहां तक है या क्यों है। द इंफॉर्मेशन रेशियो, जिसको IR भी बोलते हैं, इज नाउ अ मैंडेटरी डेली डिस्क्लोजर फॉर द AMC टू शो द कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सेस रिटर्न टू अ बेंचमार्क। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन रेशियो जो क्या है, एक परफॉर्मेंस मेजर करता है जो ये बताता है या दर्शाता है कि फंड का बेंचमार्क के मुकाबले कितना कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है राइट। आप इन्वेस्टर हैं, आप पैसा लगाएंगे या कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो ये दिखेगा ना भैया रिटर्न कितना हो रहा है। तो AMC को इसी को डेली या रोज डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो गया है। अब ये सेबी के अनुसार ये इंफॉर्मेशन रेशियो दिखाना जरूरी है, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। इसको जरा पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, अ हाई डैश इंडिकेट्स that a fund manager is frequently buying and selling
सिक्योरिटीज विच इंक्रीजेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इन चारों ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है? अ हाई डैश इंडिकेट्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है कि फंड मैनेजर ज्यादातर करके बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रहा है और इसके कारण उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज करता है। चलिए बताइए थोड़ा सोच करके। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के आते हैं आपको, या स्टेटमेंट के रूप में आएगा या ट्रू फॉल्स के रूप में आएगा, तो इस तरह का क्वेश्चंस आता रहता है। चलिए करेक्ट आंसर इज बी, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब इसको समझ लेते हैं क्या। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो शोज हाउ ऑफन द स्कीम होल्डिंग आर चर्न। चर्न मतलब इसमें घुमाया गया है। मान लीजिए कभी खरीद रहा है कभी बेच रहा है तो उसको बोलते हैं चर्निंग, चर्न। A ratio of 100% means the entire portfolio has changed in a year। मतलब आपको एक्सप्लेन कर भी देता हूं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बताता है कि एक साल में फंड का पोर्टफोलियो कितनी बार बदला गया है, मतलब बाई या सेल किया गया है। 100% टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि पूरा पोर्टफोलियो एक साल में एक बार रिप्लेस हो गया है, राइट। सो आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि अदला बदली, है ना, कितनी बार बेच रहा है कितनी बार खरीद रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा है तो ब्रोकरेज का खर्चा भी ज्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है? While choosing a debt fund for a 3 months horizon, dash is more suitable than a gilt fund। तो ये चारों ऑप्शन में क्या बोल रहा है? जब हम किसी डेट फंड को चूज करते हैं फॉर 3 मंथ्स होराइजन, मतलब 3 महीने के लिए, तो कौन सा ऐसा सुटेबल ऑप्शन होता है गिल्ड फंड के अलावा, देन अ गिल्ड फंड, मतलब गिल्ड फंड के छोड़ करके, राइट। चलिए बताइए क्या ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज बी, लिक्विड फंड। अब इसको एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं। Liquid funds have negligible volatility and are distinguished for short-term parking of funds up to 91 days। अब देखिए लिक्विड फंड्स का मतलब ये होता है कि मैं आपको बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें मतलब कि उतार चढ़ाव, है ना, चेंज हो जाना, राइट। देखिए ये भी म्यूचुअल फंड भी तो कैपिटल मार्केट का है, आप देखे होंगे इसमें डिस्क्लेमर भी आता है, इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये क्यों आता है? इसका मतलब मार्केट में उथल पुथल है, तो इसका मतलब आपका पैसा नीचे भी जा सकता है, राइट। तो लेकिन डेट फंड्स में क्या होता है, सॉरी लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि इसकी जो संभावना होती है वो कम होता है, राइट। तो इसके लिए पैसा अगर कोई इन्वेस्टर इसमें डालता है, मतलब पार्क करता है, तो इसके लिए इसको थोड़ा ऑप्शन सही रहता है, या 3 महीने के लिए लिक्विड फंड सबसे सेफ माना जाता है, राइट। क्योंकि इसमें जो उतार चढ़ाव है, जो मैं बोल रहा हूँ वोलेटिलिटी जो जिसको बोलते हैं कि भाई ऊपर नीचे हो जाता है, तो बराबर ना के बराबर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नंबर 4 पे। डैश, द डैश इज द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर ऑफ म्यूचुअल फंड एसेट्स। अब इसको बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, थोड़ा समझिए इसको। द डैश इज द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द म्यूचुअल फंड एसेट्स। तो म्यूचुअल फंड एसेट्स के बेनिफिशियल ओनर कौन होते हैं, ये पूछ रहा है चारों ऑप्शन में। एएमसी, स्पॉन्सर, यूनिट होल्डर या ट्रस्टी। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूनिट होल्डर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जरा। अ यूनिट होल्डर मतलब इन्वेस्टर, इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। इज द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, बट आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे वीडियो में आए हैं तो आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ऑफ द म्यूचुअल फंड एसेट्स, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी ओनली मैनेजेस द इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब क्या होता है इसका, जो ये यूनिट होल्डर होता है, जिसका मतलब हमने अभी बताया इन्वेस्टर ही म्यूचुअल फंड के एसेट का, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो बेनिफिशियल जो ओनर है वो आप ही है, राइट। एएमसी क्या करता है, सिर्फ इन्वेस्टर की तरफ से उस फंड को मैनेज करता है, राइट। जैसे मान लीजिए रवि ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो फंड मैनेजमेंट एएमसी क्या करती है कि उसके जो फंड है जिसना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उस रवि का, वो यूनिट होल्डर उस एसेट का मालिक हुआ, है ना, बेनिफिशियल ओनर हुआ, और एएमसी क्या करेगी, उसको मैनेज करेगी उसके फंड को। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5, डैश परसेंटेज इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल कैप
स्टॉक्स फॉर अ स्मॉल कैप फंड, मतलब कितना परसेंटेज मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायरमेंट होता है अगर स्मॉल कैप स्टॉक्स में फॉर स्मॉल कैप फंड, 25%, 50, 65 या 80? चलिए बताइए करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 65%। अब इसको जरा समझ लेते हैं। A small cap fund invests at least 65% of the total assets in small cap stocks. This ensures that the fund primarily invests in companies classified as small cap. अब इसको जरा समझते हैं क्या है। स्मॉल कैप फंड को अपने टोटल एसेट का कम से कम 65 मतलब 65% स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इससे फंड का जो फोकस होता है मेनली स्मॉल कैप कंपनीज में होता है, राइट। जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप फंड के पास 100 करोड़ का कॉर्पस अगर है, टोटल उसका कॉर्पस है, तो इसमें से कम 65 करोड़ स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? फॉर एन इक्विटी LTCG ऑफ 2,50,000 द टैक्सेबल अमाउंट आफ्टर एग्जेम्पशन इज डैश। मतलब LTCG इक्विटी अगर है तो 2.5 लाख टैक्सेबल अमाउंट कितने एग्जेम्पशंस के अंदर आएगा, ये पूछा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज सी, 1,25,000। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या LTCG अराइजिंग फ्रॉम द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, द फर्स्ट 1.25 lakhs ऑफ गेन, मतलब जितना उसको लाभ हो रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, मतलब 1,25,000 तक उसको छूट है। एग्जेम्प्ट मतलब छूट। टैक्स इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द पोर्शन ऑफ द गेन दैट एक्सीड्स 1.25, मतलब टैक्स किस पे लगेगा? 1,25,000 होने के बाद। इसी तरह जैसे मान लीजिए 2.5 लाख पे अगर उसका मान लीजिए LTCG अगर है, तो 2.5 लाख पे माइनस 1,25,000 तक छूट मिला उसको, बच गया कितना? 1,25,000। तो 1,25,000 इसलिए उसका टैक्सेबल अमाउंट होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7 क्या बोल रहा है? द डैश इज अ समरी ऑफ SID एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ एवरी एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो समरी है SID का और वो सारे या हर एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बताइए क्या ऑप्शन करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज बी, किम। अब ये किम को समझ लेते हैं। द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या किम इज अ समरी ऑफ द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और SID. इट कंटेन्स द key detail of the mutual fund scheme and must be provided along with the every application form, right? चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 क्या बोल रहा है? नंबर 8 क्या बोल रहा है? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इज द मेन बेनिफिट ऑफ। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो मेन बेनिफिट इन चारों में से किसका है? लमसम फंड में है, SWP में है, SIP स्कीम में भी है या फिर STP में है, राइट। चारों ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा? चलिए बताइए गेस करके। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए SIP का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसीलिए कारगर होता है। देखिए अगर आप 4-5 सालों का भी डेटा निकाल के देखेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड में अगर जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो SIP की संख्या बहुत बहुत बड़ी है, राइट। लाखों करोड़ों रुपए का जो फंड है इसमें इसके थ्रू आ रहा है, राइट। तो इसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेनिफिट है ये मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी इस मंथ शुरू किया तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ SIP डालेंगे, फिर थर्ड मंथ, तो जो पहला मंथ का भी जो बेनिफिट है वो आपको मिलते चले जाता है। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से उसका जो बेनिफिट है ये मिलता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब नंबर 9 क्या बोल रहा है? इन डैश द इन्वेस्टर ऑथराइजेज द बैंक to debit a fixed amount regularly without manual intervention. अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें इन्वेस्टर बैंक को ऑथराइज करता है कि उसके खाते से मतलब अकाउंट से एक पैसा उसके
जिसमें भी वो इन्वेस्ट करना चाहता है उसका मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब जितना वो पैसा देना चाहता है उस पैसे को उसके बैंक से ऑटोमेटिक निकलते चला जाएगा, उसको मैनुअल कुछ नहीं करना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? आरटीजीएस या एनईएफटी या नैच या आईएमपीएस? द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए इसका समझ लेते हैं थोड़ा। नैच फॉर्म बोलते हैं वन टाइम ऑथराइजेशन, मतलब एक बार आपको सिर्फ फॉर्म को साइन करके अपडेट कर देने का है, जिसके द्वारा आप अगर एसआईपी मान लीजिए करते हैं तो आपको बार बार हर मंथ पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आपको मैनुअल जा जाके जमा करना है या फॉर्म में जमा करना है या ट्रांसफर करना है या बैंक में जाके जमा देना है। अगर मान लीजिए बैंक से आपने किया है एसआईपी, राइट, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। एक बार में एनएच का फॉर्म साइन कर दिया और उसका अमाउंट निकलते चला जाएगा। नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिडेम्पशन विथ वन स्कीम एंड अ परचेज इन अनदर, मतलब ऐसा क्या कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रिडेम्पशन मतलब पैसा जब निकाले जाते हैं तो एक स्कीम से निकाल के दूसरे स्कीम में हम उसको पहुंचा सकते हैं, राइट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है बताइए? द करेक्ट आंसर इज ए, इसको स्विच बोलते हैं। अब ये बहुत पॉपुलर चीज है कि मान लीजिए आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उतने पैसों का आप निकाल करके कि जो फंड परफॉर्म कर रहा है आप चाहते हैं कि नहीं आपका पैसा इधर से उधर हम डाल देंगे, तो वो संभव है स्विचिंग के द्वारा। 11 स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर डैश रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह के रिस्क को, मतलब किस तरह के खतरे को मेजर करता है? मार्केट ओनली, क्रेडिट ओनली, टोटल या इंटरेस्ट रेट? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, टोटल। अब इसको जरा समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द वोलेटिलिटी, टोटल हर तरह का रिस्क, राइट, ऑफ अ इन्वेस्टमेंट बाय शोइंग हाउ मच इट्स रिटर्न फ्लक्चुएट, मतलब फ्लक्चुएशन का मतलब होता है नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, इसका एवरेज रिटर्न के अनुसार। तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मींस हायर रिस्क या ग्रेटर प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब दाम में भी उतार चढ़ाव हो सकता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए सपोज दो लोग अगर हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड ए में इन्वेस्ट किया है या एक ने दूसरे में इन्वेस्ट किया है, तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो रहा है कि भाई उसका फंड जो है स्टेबल है, और एक तरफ अगर मान लीजिए फंड बहुत ज्यादा हाई में चले जा रहा है तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब जो बी फंड है वो ज्यादा रिस्कियर है, राइट। चलिए आगे चलते हैं नंबर 12 पर। नंबर 12 क्या बोला, देखिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल यूनिट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ डीमैट अकाउंट। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी, इसका आंसर है, बताइए फटाफट क्या होगा? रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन, ट्रांसमिशन या नॉमिनेशन? द करेक्ट आंसर इज डीमटेरियलाइजेशन। अब देखिए डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल यूनिट, फिजिकल म्यूचुअल फंड्स को हम जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में उसको डालते हैं एंड उसको हम होल्ड करते हैं कहाँ? डीमैट अकाउंट में, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं नंबर 13 पर। फॉर एनआरआई इन्वेस्टर द ओनली मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन फॉर केवाईसी इज डैश। एनआरआई मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं, जो हमारे एनआरआई हैं, जैसे भारतवासी है लेकिन वो बाहर जाके रहता है, तो एनआरआई ऐसा उसके पास क्या ऐसा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए केवाईसी के अनुसार? वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस? चलिए बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज पैन। यह याद रखिएगा। फॉर एनआरआई इन्वेस्टर पैन इज अ प्राइमरी मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन फॉर केवाईसी कंप्लायंस, राइट। फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट हो गया या ओवरसीज एड्रेस प्रूफ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, बट प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट है उसका वो पैन है। Number 14, dash is the measure of the difference between the index fund return and its benchmark index. अब इसमें बोल रहा है कि क्या ऐसा इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है कि डिफरेंस बिटवीन किसका? इंडेक्स फंड्स रिटर्न और बेंचमार्क इंडेक्स, बीटा, ट्रैकिंग एरर, अल्फा या यील्ड? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ट्रैकिंग एरर। अब जरा समझते हैं ट्रैकिंग एरर होता क्या है। Tracking error is the difference between index funds return and its benchmark index return. A lower tracking error means the fund is tracking the benchmark more accurately. मतलब ये कि इंडेक्स फंड का रिटर्न और उसके बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न के बीच का डिफरेंस
जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही फंड बेंचमार्क को एक्यूरेटली फॉलो करेगा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 15, द टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफरिंग रिडेम्पशन प्रोसीड्स टू इन्वेस्टर इज डैश बिजनेस डेज। मतलब क्या बोल रहा है कि उसकी समय सीमा कितनी है कि उसका जो रिडेम्पशन है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है वो अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना चाहता है, मतलब वो बेचना चाहता है, मतलब वो अपना पैसा निकालना चाहता है आसान शब्दों में, तो उसके लिए बिजनेस डेज कितना है, मतलब कितने दिन में होता है, 1 दिन, 3 दिन, 10 डेज या 15 डेज। चलिए बताइए, बहुत इजी सवाल है इसका। द करेक्ट ऑप्शन इज बी 3। When investor redeems mutual fund, जरा समझ लेते हैं, the AMC must process the request and transfer the redemption to the investor's registered bank account। चलिए 16 क्या बोल रहा है? For overnight funds, the cut-off time for online purchase। overnight funds के लिए cut-off time, अगर वो ऑनलाइन इन्वेस्टर ऑनलाइन परचेज करता है तो उसका cut-off time क्या है रिगार्डिंग overnight funds के लिए? 1:30, 3 o'clock, 7 बजे या 9 बजे? द करेक्ट ऑप्शन इज सी 7 PM। अब इसको समझ लेते हैं। फॉर ऑनलाइन परचेज, याद रखिएगा ऑफलाइन नहीं बोल रहा है, ऑनलाइन। इन ओवरनाइट फंड्स इज कट ऑफ टाइम इज 7 PM, गिविंग इन्वेस्टर लॉन्गर टाइम टू इन्वेस्ट डिजिटली फॉर द स्टैंडर्ड फिजिकल एप्लीकेशन कट ऑफ। Number 17, in an dash plan, the dividend is used to buy additional units of same scheme। अब ये चारों में से ऐसा कौन सा प्लान है जिसमें डिविडेंड एडिशनल यूनिट्स के परचेज के हिसाब से या फिर सेम स्कीम के हिसाब से दिया जाता है? IDCW पे आउट, IDCW रीइन्वेस्टमेंट, ग्रोथ या बोनस? चलिए बताइए करेक्ट आंसर। The correct option is B। अब इसको समझ लेते हैं। Is declared by the mutual fund is automatically reinvested to purchase additional units and same instead of being paid to the investor। मतलब क्या होता है इसका? मान लीजिए ये IDCW रीइन्वेस्टमेंट प्लान के अनुसार जो म्यूचुअल फंड जो द्वारा डिक्लेयर किया गया है उसका जो डिविडेंड है इन्वेस्टर को कैश में नहीं दिया जाता, इसके बदले उसे स्कीम के एडिशनल यूनिट्स खरीदने के लिए ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है, यह इसका मतलब है। चलिए अब नंबर 18 पे आ जाते हैं। हु अपॉइंट्स द कस्टोडियन? कस्टोडियन को कौन अपॉइंट करता है बताइए? AMC, सेबी, ट्रस्टी या AMFI, एम्फी? द करेक्ट आंसर इज C, trustees। Trustees appoint custodian with the approval of SEBI। The custodian is responsible for safe custody of mutual funds, securities and assets। तो SEBI के अप्रूवल के साथ कस्टोडियन को अपॉइंट करता है कौन? ट्रस्टी, राइट। कस्टोडियन का काम म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज और एसेट्स को सेफली रखना और उनकी कस्टडी मेंटेन करना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 19, साइड पॉकेटिंग इज रिलेटेड टू डैश फंड्स। साइड पॉकेटिंग, अब साइड पॉकेटिंग के अनुसार से कौन से फंड में रिलेट करता है इसको? इक्विटी, डेट, गोल्ड या रियल स्टेट? द करेक्ट ऑप्शन इज डेट फंड। अब थोड़ा समझ लेते हैं। साइड पॉकेटिंग इज अ मैकेनिज्म यूज्ड इन डेट फंड्स टू सेपरेट स्ट्रेस्ड और डिफॉल्टेड सिक्योरिटीज फ्रॉम अ हेल्दी पोर्टफोलियो। अब इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है डेट फंड में यूज होता है जो जिसमें डिफॉल्टेड या डिफॉल्टेड मतलब जिसने पैसा नहीं दिया है, ऐसे कुछ सिक्योरिटीज होते हैं जो अलग से पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जिससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है जो पैसा दे रहा है, तो ऐसा कोई डिफॉल्टर अगर है तो उसको हम अलग कर देते हैं, जैसे डेट फंड्स पे। नंबर 20, द फेस वैल्यू ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इज। फेस वैल्यू जो मोस्ट म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स में कौन से होते हैं? 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया या 1000? द करेक्ट ऑप्शन इज ₹10। याद रखिएगा इसको। फेस वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड अ पार वैल्यू। द मोस्ट म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इज ₹10।
इट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ यूनिट व्हेन एनएफओ या न्यू फंड ऑफर जिसको बोलते हैं इज लॉन्च्ड। द एनएवी में चेंज ओवर टाइम बट द फेस वैल्यू रिमेन्स ₹10, ये याद रखिएगा, राइट। 21 dash refers to the market value of the entire portfolio of a scheme। अब इसमें क्या बोल रहा है, इन चारों में से कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसको मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम माना जाता है, एनएवी, एयूएम, टीईआर या एसआईपी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एयूएम। हम जानते हैं कि एसेट मैनेजमेंट मतलब रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ये बोलते हैं ना हम इतना का एयूएम है, राइट। सो एयूएम का सिंपल सा मतलब है कि म्यूचुअल फंड स्कीम का सभी इन्वेस्टमेंट का टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, उसी को बोलते हैं एयूएम। नंबर 22 डैश क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर कैन अपॉइंट अप टू डैश नॉमिनीज इन अ फोलियो। अब इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई इसको नॉमिनी अपॉइंट करना है तो कितना नॉमिनी मैक्सिमम अपॉइंट कर सकता है, ये पूछ रहा है। ए 1 बोल रहा है, बी बोल रहा है 3, सी बोल रहा है 5 एंड डी बोल रहा है 10। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 10। याद रखिएगा, इन्वेस्टर कैन अपॉइंट अप टू 10 नॉमिनीज इन म्यूचुअल फंड्स। कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए बैंक में डिफरेंट नियम है, म्यूचुअल फंड में डिफरेंट नियम है, राइट। द इन्वेस्टर में स्पेसिफाई ईच नॉमिनी परसेंटेज। मान लीजिए किसी फैमिली के 10 लोग हैं, राइट, तो अब उनको 10 नॉमिनी डाल सकता है, अलग अलग उनका परसेंटेज भी दिखा सकता है कि भाई किसी को मान लीजिए 5%, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30%, जैसा वो चाहता है, राइट। या फिर उनको इक्वली भी डिवाइड कर दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नंबर 23 पर। 23 क्या बोल रहा है, डैश इज द रेगुलेटर ऑफ पेंशन मार्केट इन इंडिया। अब ये तो बहुत इजी का सवाल है। क्या पूछ रहा है इसमें, सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई या पीएफआरडीए। चलिए बताइए फटाफट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। is a regulator of pension sectors in India. It regulates and develops national pension system या NPS जिसको बोलते हैं, to safeguard the interest of pension subscribers, right? चलिए आगे चलते हैं नंबर 24 पर। डाइवर्सिफिकेशन कैन एलिमिनेट डैश रिस्क। मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, डाइवर्सिफिकेशन से हम अगर डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं या पैसे को हम इधर उधर थोड़ा सा लगा देते हैं, एक जगह नहीं लगाते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसको किस तरह के रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट रिस्क या इन्फ्लेशन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज अनसिस्टमेटिक रिस्क, राइट। डाइवर्सिफिकेशन क्या बताता है, एलिमेंट अनसिस्टमेटिक, कंपनी स्पेसिफिक। मान लीजिए एक ही कंपनी में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया, तो भाई आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो। तो बाय इन्वेस्टिंग डिफरेंट कंपनीज, मान लीजिए उसी सेक्टर में हम अलग अलग कंपनियों में डालते हैं, हो सकता है कंपनी ए परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी बी परफॉर्म कर रही है, या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस में भी हम जा सकते हैं, राइट। हाउएवर इट कैन नॉट एलिमिनेट सिस्टमेटिक रिस्क तो रहेगा, राइट, लेकिन मार्केट में जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उससे कुछ हद तक आपको बचा लेगा। नंबर 25 क्या बोल रहा है, द ग्रैंड फेदरिंग डेट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज डैश। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ग्रैंड फेदरिंग के डेट के साथ। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, January 31, 2018। अभी याद रखिएगा, ग्रैंड फेदरिंग डेट जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहा था कि 31 जनवरी 2018 फॉर इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एक्वायरिंग बिफोर दिस डेट द फेयर मार्केट वैल्यू, जिसको हम FMV भी बोलते हैं, इज ऑन 31 मार्च 2018, राइट। फॉर किस लिए होता है ये, कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये हो गया भैया, ये 25 क्वेश्चन आपके आज के पूरे हो गए, राइट। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। मैंने आपको काफी सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश किया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो को यहाँ तक अगर देखे हैं
तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि अभी क्या करना है। अभी आपका देखते हैं स्कोर कितना है। तो स्कोर अगर आपका 45 से 50, फटाफट जोड़िए 25 क्वेश्चनों का। मैं आपको पहले ही शुरुआत में बोला था कि 2 मार्क्स अगर हम लेते हैं पर क्वेश्चन, तो अगर आपका मान लीजिए 45 अगर आता है ना, तो 45 या 50 के करीब करीब तो बहुत आपका एक्सेलेंट स्कोर है। 40 से 44 के अंदर आता है तो आप एग्जाम्स के लिए तो रेडी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। अगर 35 से 40 के करीब करीब अगर आ रहा है तो भैया आप रिवीजन करिए फटाफट और ज्यादा, थोड़ा सा बुक पढ़िए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, या फिर मेरे इस चैनल पे भी आप काफी सारे वीडियोस दे सकते हैं मॉक टेस्ट का आपको है, जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर हो जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हाँ सर, आपका एग्जाम देखने के बाद मुझे XYZ जो भी मार्क्स मिला, मैं पास हो गया या पास हो गई। ऐसे आप भी जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। और अगर 35 से नीचे जा रहा है भैया आपका स्कोर, तो भैया ये चिंता वाली बात है। तो चिंता वाली बात मतलब आपको तो टेंशन करने से चलेगा नहीं। देखिए, टेंशन करने से कुछ लाभ नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर नहीं है, राइट। तो आप अगर स्कोर आप अपना शेयर करते हैं तो मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप लोगों को किस पोजीशन पे आप हैं, राइट। तो कमेंट कर सकते हैं आपकी मेरा स्कोर इतना आया इस मॉक टेस्ट के बाद या इतना आया, ताकि आपको भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला देता हूँ NISM रिलेटेड एग्जाम्स पास करने के लिए। तो क्या आज का सक्सेस फॉर्मूला है? लर्न स्मार्ट। देखिए, बहुत ज्यादा इसको बुक को बहुत ज्यादा उसमें मत घुसिए, राइट। तो आप कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। मैं देखा हूँ कि बच्चे 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन पढ़े जा रहे हैं उसको। थोड़ा सा मान लीजिए एक चैप्टर डिवाइड कर लीजिए कि भाई मेरे को अगर मेरा एग्जाम 12 दिन के बाद है तो मैं पर डे एक चैप्टर पढ़ूंगा। अगर मेरा एग्जाम 6 दिन के बाद है तो मुझे पर डे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। ऐसा मत करिए कि फिर तीन ही चैप्टर आज खत्म। हाँ ठीक है, कुछ चैप्टर्स इजी होंगे, लगेगा आपको तो आगे जा सकते हैं, बट उसको प्रैक्टिस करिए डेली वाइज। डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उसको रिविजन भी करते रहिए। बुक पढ़िए। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस देखिए, आप किसी का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए, वो अलग बात है, और बुक भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपका दूसरा, आपको जो NISM के जो एग्जाम्स में आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी आज दिखाए, तो आपको उसको अगर लग रहा है तो आप कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा। सो सक्सेस NISM का ये कोई लक का बात नहीं है। कोई ना कोई इधर उधर से थोड़ा सा लक मान लीजिए करके आ गया होगा मार्क्स, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा टेक्निकल होता है लेकिन ये आप क्लियर कर लेंगे, राइट। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इस वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ और टिप्स भी दूंगा। तो देखिए, आपको अगर लगता है कि आप अगर बैंकिंग के स्टूडेंट है, फाइनेंस के अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको लगता है कि कोई अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई अगर आपको किसी भी मैटर में आपको अगर लगता है कोई सुझाव या सजेशन या एडवाइस चाहिए, तो मैं 20 ईयर्स से मेरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का या कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। और मैं एक्स बैंकर, मतलब मैं बहुत सारे काफ़ी सारे मल्टीनेशनल और प्राइवेट बैंक्स में काम कर चुका हूँ। डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट वर्टिकल्स में काम किया हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रिटेल बैंकिंग, आपको बिजनेस बैंकिंग, कार्ड्स हो गया, रिकवरीज हो गए, कलेक्शंस हो गए, कॉर्पोरेट्स में भी काफ़ी सारे कंपनीज में काम किया हूँ, राइट। सो आपको इस तरह का कोई अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, राइट। सो इस तरह के वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपको पता है क्या करना है ना। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, इसके लिए आप पे ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको क्या करना है, राइट। सो चलिए, आज हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को, इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।